ठीक है, बहुत बेसिक बातें देखी थी। और कहाँ से उठा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, गुड्स की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी। सेल ऑफ गुड्स के ऊपर सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों एप्लीकेबल होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों एप्लीकेबल होता है। देन वी सॉ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before sale or under contract of sale। फिर हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर की जानी है, अभी तक करी नहीं है। और सेल जब कॉन्ट्रैक्ट में हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए तो फिर हम उसे सेल का कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, कल अपन ने डिटेल में समझा था। गुड्स में से क्या क्या एक्सक्लूड करना है ये अपन ने डिटेल में समझा था। झील क्या हुआ बोल। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम चालू थी तो इसके लिए मैं अटेंड नहीं किया था एक हफ्ता। ओके, कवर अप कर लेना। ठीक है, हाँ सर। कल से हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट चालू किया है तो पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर करना ताकि तू लाइन में आ जाए। ठीक है, ये टॉपिक तेरे चलते रहे। चलिए तो फिर कर अब दिया मैंने, देख लिया। ओके, टाइप्स ऑफ गुड्स। आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। इनको अच्छे से समझना टाइप्स ऑफ गुड्स को, क्योंकि ये आगे काम आएंगे। तीन ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, एक तो है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक है फ्यूचर गुड्स, और एक है कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। आइए पहले देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। देव एग्जिस्टिंग गुड्स पढ़। Existing goods. These are goods which are in existence at the time of contract of sale. That is, these goods are owned and possessed by seller. That is, these goods are owned or and possessed by the seller. That means सर ऐसे गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय एग्जिस्टेंस में हैं, ठीक है, उनको हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो सर जैसे कि एक सेलर, एक शोरूम ओनर है, कार का शोरूम है, शोरूम ओनर के पास में शोरूम में 10 कार्स रखी हुई है बेचने के लिए। तो वो 10 कार्स किस में आएंगी कि सर वो एग्जिस्टिंग गुड्स में आएंगी, वो एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स। अभी इनके सब टाइप्स में नहीं जाते हैं, पहले एग्जिस्टिंग गुड्स के बाद में नेक्स्ट मेजर टाइप दैट इज फ्यूचर गुड्स। पढ़ भाई। Future goods means goods which are not in existence at the time of the contract. These goods are to be manufactured, acquired by the seller after the contract of sale is made. ठीक है, फ्यूचर गुड्स मींस विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो या तो वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, या फिर एग्जिस्टेंस में भले ही हो लेकिन सेलर के पास में नहीं है, उसको अभी तक एक्वायर करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, वापस बोलता हूं, या तो वो गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, या फिर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में है भी तो भी हमारे सेलर भाई के पास में नहीं है, वो कहीं और से परचेस करके लाके देने वाला है, तो फिर हम उन्हें फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक सेलर के पास में नहीं। सो फ्यूचर गुड्स मींस गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दीज गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या तो मैन्युफैक्चर करना है, और still to be acquired by the seller after the contract of sale is made। ठीक है, अभी तक एक्वायर करने बाकी हैं या फिर मैन्युफैक्चर करने बाकी हैं। आगे पढ़ दे। Where contract of sale of future good is made, it is an agreement to sell or not a sell, not a sale, because the property in the goods are transferred at future date when goods shall be manufactured or acquired. कल आपको मैंने बताया था और आज भी शुरुआत में वापस बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो होता है सेल, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। सेल में प्रॉपर्टी या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल नाम में आंसर छुपा हुआ है,
यहाँ पर प्रॉपर्टी या ओनरशिप इन गुड्स सेलर से बायर के पास में एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम जाने वाली है, एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम जाने वाली है। ठीक है, अभी तक गई नहीं है। तो जहां पर ओनरशिप, ओनरशिप को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी इन गुड्स भी बोला गया है। तो जहां जहां पर रेफरेंस आए प्रॉपर्टी इन गुड्स, उसका मतलब होता है उन गुड्स की ओनरशिप। ठीक है, सेल में ओनरशिप सेलर से बायर के पास में उन गुड्स की जा चुकी होती है, सेल का मतलब ही यही होता है। और एग्रीमेंट टू सेल में भविष्य में जाएगी सेलर से बायर के पास में उन गुड्स की ओनरशिप। तो सर फ्यूचर गुड्स की ओनर्स, फ्यूचर गुड्स हमेशा किसके लिए, कैसे एग्रीमेंट बनेंगे फ्यूचर गुड्स के लिए, कि सर हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनेंगे, कभी भी सेल नहीं बनेगा। एग्रीमेंट टू सेल इसलिए होगा क्योंकि वो गुड्स अभी तक सेलर के पास में आए ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी इन गुड्स आगे कैसे दे सकता है बायर को। क्या तुमको कंसेप्ट समझ में आया क्यों फ्यूचर गुड्स से संबंधित एग्रीमेंट को हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही बन सकता है, सेल कभी नहीं बन सकता है? क्या तुमको ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया जो लॉजिक मैं बताना चाह रहा हूँ? हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? कि सर जब अभी तक गुड्स मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ है तो ओनरशिप पोजेशन कैसे दे देगा उसका, तो इसलिए ओनरशिप कैसे दे देगा उसका, इसलिए फ्यूचर गुड्स हम के लिए हमेशा एग्रीमेंट टू सेल बनेगा जहां पर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर करी जाएगी। फ्यूचर गुड्स का एक एग्जाम्पल देखो, फ्यूचर गुड्स का एग्जाम्पल देखो। मान लो हमारा देव जो है उसके पास में एक तबेला है। तबेला मतलब समझते हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ तबेला? यस सर। क्या होता है देव तबेला? यहाँ पे गाय भैंसों को रखते हैं। तो हमारा देव एक तबेले का ओनर है, खूब सारी गाय भैंसे पाल रखी है इसने। इसने सोचा मैं एक सीए तो कर ही रहा हूँ, साथ में एक ए2 जो देसी गाय का फार्म है वो खोलूंगा, तो इसने अपना एक तबेला खोल लिया। ठीक है, अब एक दिन उसके पास में पुलकित आया है क्या? हाँ, पुलकित नाम का आदमी आया। ठीक है, पुलकित क्या है, अपनी एक डेयरी ब्रांड खोल रहा था। पुलकित अपना एक डेयरी ब्रांड खोल रहा था। तो इसने देव ने पुलकित के साथ में एग्रीमेंट किया। दोनों ने क्या एग्रीमेंट किया? अगले 1 साल तक तेरी भैंसें, अगले 1 साल तक तेरी भैंसें जो भी दूध प्रोड्यूस करेगी वो मैं तेरे से 40 रुपीज पर लीटर परचेज करता रहूंगा। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक घर जाके या कहीं ले जाके बेचने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा तेरे से परचेज। तो ये लोग एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं फॉर फ्यूचर गुड्स जो अभी तक एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। दूध हर दिन प्रोड्यूस होगा ना, तो अगले 1 साल तक के गुड्स के लिए इन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट बना लिया। कैसे गुड्स के लिए? फ्यूचर गुड्स के लिए, कि अगले 1 साल तक जो भी आपके जो भी आपके भैंसों ने दूध दिया है वो सब मेरे को आप 40 रुपीज पर लीटर में बेच दोगे। ठीक है, तो दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल फॉर फ्यूचर गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट टू सेल। क्या तुमको फ्यूचर गुड्स समझ में आ गए? बोलो हाँ या ना। फ्यूचर गुड समझ में आ गए ना सबको? बोलिए, इजी है ना? दिया जैन, दिया शेट्टी, यस। शेट्टी साहब। चलिए नेक्स्ट, ऐसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कल एक टमाटो केचप ब्रांड का एग्जाम्पल लिया था ना कि देव टमाटर उगाता है, जो है ना। मैगी टोमेटो केचप वालों ने, मैगी वालों ने, मैगी सॉस भी तो बनाते हैं, तो टोमेटो केचप वालों ने देव के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तेरे खेत में अगले 1 सीजन में जितने भी टमाटर आएंगे आप हमें उनको 20 रुपीज केजी पर आप हमें बेच देना। तो ये किस चीज के लिए है? दिस इज एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल फॉर फ्यूचर गुड्स। बोलो रे, बात समझ में आ गई एवरीवन? यस, इजी है। चलिए अब आते हैं अपन कंटिंजेंट गुड्स पे। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स के कई एग्जांपल आपको लगेगा कि सर ये तो इस फ्यूचर में भी आ सकता है और कंटिंजेंट में भी आ सकता है, किसी में भी डाल सकता है, कंफ्यूज मत होना, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंटिंजेंट गुड्स, अपन ने वर्ड कंटिंजेंट का मतलब क्या पढ़ा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आ रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट?
कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंटिंजेंट? खनक, खनक। सर जिसमें अरे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसका बोल। जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी पूरे नहीं हुए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरे नहीं हुए तो वो तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसमें अभी कुछ करना बाकी है। कनक पड़ती नहीं है, ठीक है। किससे बात करूं? दादाजी से बात करूं, मम्मी से बात करूं, पापा से बात करूं, प्रिया मिस से बात करूं, किससे करूं तू ही बता दे। या तेरे से बात करूं, चल एक ऑप्शन ये भी है। सर एग्जाम्स चल रहे थे। हाँ 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 हाँ, क्या वंडरफुल। तो कवर अप भी तो तेरे को ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ी करूंगा। ठीक है, चलो कवर अप करो। सो व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? चलो कौन बताना चाहता है? व्हाट आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? मनशा शर्मा, मनशा शर्मा। हाँ सर, हाँ। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं भाई? सर याद नहीं आ रहा। अरे वाह, झील मैडम, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सर मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसका एक स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा। जिसका स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा। अच्छा, झील को यदि मैं लॉ मेकर के पद पे बैठा दूं ना, ये सारे लॉ की ऐसी तैसी कर देगी। ठीक है, लॉ मेकर कभी मत बनना है झील, तो बस पढ़ ले, लॉ मेकर सर बनना मत। मैंने पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ एक तुक्का लगाई थी कि वो ये हो सकता। बेटा, अब तुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो मैं तेरे डेफिनेशन से ही समझ गया, तुक्केबाज है तू। ठीक है, और क्या है, सीए के एग्जाम में तुक्केबाजी नहीं चलती है। कि उसमें है ना, दो पेपर तो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, जिसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वहां तेरी तुक्केबाजी फिर चल सकती है। लेकिन यहाँ तो लॉ के पेपर में और अकाउंट्स के पेपर में तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, चलो। दिया शेट्टी, आप बताइए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? सर मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होता है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होता है? वर्डिंग सही कर तो आंसर सही हो जाएगा। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ईशा बांगड़ बताओ क्या होता है? The contract which is dependent on an uncertain event in future. Contracts which are dependent upon happening or non-happening of a future uncertain event। ठीक है, इस तरीके से बोलो सर, जिसमें किसी पार्टी को कुछ करना है या नहीं करना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट भविष्य में हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिपेंडेंट, कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट। तो एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है कि अगले 1 साल में आपके घर में आग लगती है तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अगले 1 साल में आपके घर में आग लगती है तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो डिपेंड कर रहा है आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना है, आग नहीं लगेगी तो इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सर कंटिंजेंट मींस डिपेंडेंट। सो कंटिंजेंट गुड्स, आइए समझते हैं। पढ़ भाई देव। Contingent goods, the acquisition of which depends upon the happening or non-happening of a contingency, that is contingent event. डिपेंडेंट, देखो उन गुड्स का मिलना, एक्वायर होना डिपेंड करेगा कि कोई कंटिंजेंट इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे समझते हैं इसको? देखो कंटिंजेंट गुड्स का एग्जांपल देखो। एक्स ने वाई को बोला कि देखो मेरा शिप आ रहा है जिसपे 10 कंटेनर्स लोड हुए हुए पड़े हैं टॉयज के, मैं आपको वो कंटेनर्स बेचने का
करता हूं और 10 कंटेनर्स देने का वादा करता हूं और आप मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन ये कैसे गुड्स के लिए बन रहा है कि सर कंटिंजेंट गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। किस बात पे कंटिंजेंट है, इन गुड्स का मिलना या नहीं मिलना, शिप के आने या नहीं आने पे डिपेंड करेगा कि ये गुड्स मिलेगा और आगे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बात पे शिप का आना या नहीं आना वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है, वो कंटिंजेंट इवेंट है जिस पे डिपेंड करेगा कि सेलर को ये गुड्स मिलता है या नहीं मिलता है, फिर आगे बायर को दे पाता है या नहीं दे पाता है। सो कंटिंजेंट गुड्स मींस उनका एक्विजिशन डिपेंड हो रहा है किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम कंटिंजेंसी या कंटिंजेंट इवेंट। अपने एग्जांपल में क्या है, शिप का सेफली आ जाना, शिप के आने या नहीं आने पे डिपेंड करेगा कि वो गुड्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? कंटिंजेंट गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं और एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स कि सर जो एग्जिस्टेंस में है, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर फ्यूचर गुड्स कि सर जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, या तो मैन्युफैक्चर करने हैं या फिर बायर को अभी, सेलर को अभी तक एक्वायर करने हैं। कंटिंजेंट गुड्स कि सर सेलर को उन गुड्स का मिलना या नहीं मिलना एक कंटिंजेंसी पे डिपेंड करेगा, शिप का आना नहीं आना, तो वो कंटिंजेंसी पूरी होगी तो ही वो काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, ये तो हो गए 3 ब्रॉड कैटेगराइजेशन ऑफ गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी फर्दर 3 तरीके का होता है। पहला है स्पेसिफिक गुड्स, दूसरा है अनअसर्टेन गुड्स और तीसरा है असर्टेन गुड्स। आइए समझना चालू करते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीके के, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। देव पहला पढ़, स्पेसिफिक गुड्स। Specific goods, goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale are specific goods. देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देना, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जिन गुड्स को फाइनलाइज कर लिया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। देखो कैसे समझाऊं मैं इसको आपको कि सर देव इस बार तबेले का ओनर नहीं है, देव इस बार कार, हुंडई कार के शोरूम का ओनर है। हुंडई HYUNDI, हुंडई कार के शोरूम का ओनर है। देव कभी तो तेरे पास भैंसे आ जाती हैं, तभी कभी तेरे पास क्रेटा से लेके सारी कार आ जाती हैं। व्हाट अ वंडरफुल पर्सनालिटी यू आर। तो Thank you, sir. इसके, और थैंक यू और बोल रहा है, ठीक है, इसके शोरूम में कुछ भी कहो यार, छाट छाट के स्टूडेंट्स मिले हैं मेरे को। एक तो जो है ना डोटेबाज है, जो डोटे ही लगाते रहती है, और डोटे लगाने में भी इतने कॉन्फिडेंस से लगाती है कि सामने वाला हिल जाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक है ना थैंक यू बोलता रहता है, कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है, कुछ खाना ही खाते रहते हैं। व्हाट अ वंडरफुल कॉस्मोपॉलिटन बैच, और हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं इसमें। चलिए, एक दांत ही निकालता रहता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब देव इस बार हुंडई कार का ओनर है। देव तू रुक, मैं तेरे को क्या क्या बनाता हूँ अपने एग्जाम्पल्स में, फिर तू थैंक यू बोलना भी भूल जाएगा। तो इसकी यहाँ पर है ना 10 गाड़ियां या जितनी भी है, 1 2 3 4 5, 5 गाड़ियां रखी हुई हैं। सारी की सारी, समझना, i10 कार आती है ना हुंडई की, सारी की सारी i10 कार है। ठीक है, 2 इनमें से रेड कलर की है, एक इनमें से येलो कलर की है, 2 वाइट कलर की है। ठीक है, अब देव के पास में एक दिन दिया शेट्टी आई कि मेरे को कार चाहिए। ठीक है, देव ने कहा देख लो यहाँ पर पड़ी हुई है, कि इसने, देव ने बता दिया कि कौन सी कार चाहिए, कि i10 है मेरे पास में, 5 i10 है, आप देख लो, सेलेक्ट कर लो कौन सी पसंद है। तो सर 2 रेड 1 येलो 2 व्हाइट में से दिया ने इस कार पे उंगली रख दी कि मेरे को ये वाली कार चाहिए। रेड में भी 2 है, लेकिन इन 2 में से भी मेरे को ये वाली कार ज्यादा पसंद है, इसमें थोड़ा सा पेंटिंग वर्क वगैरह अच्छा हुआ है, तो मुझे ये वाली कार पसंद है। तो देव ने कहा ठीक है, ये पर्टिकुलर रेड कार आपको दे रहा हूं i10 वाली,
और बदले में मुझे 10 लाख रुपए आप दे दीजिए। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही गुड्स सेलेक्ट हो गए कि कौन से गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो वो स्पेसिफिक गुड्स, वी हैव स्पेसिफाइड कि हम इस पर्टिकुलर गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। क्या तुमको एग्जिस्टिंग गुड्स में भी फर्दर सब कैटेगरी, पहली एग्जिस्टिंग गुड्स, ये स्पेसिफिक गुड्स समझ में आ गया? मान लो ऐसी सिचुएशन थी, देव के उसमें 4 i10 कार पड़ी थी, चारों की चारों रेड कार पड़ी थी, चारों रेड i10 कार, ठीक है। दिया ने जाके इस पे उंगली रख दी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि ये वाली कार चाहिए मेरे को। सो हम कौन से एग्जिस्टिंग गुड्स की बात कर रहे हैं आपको पहचानना होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही हमने फाइनलाइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इस वाले गुड्स की बात कर रहे हैं हम। तो वी आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक गुड्स ब्रैकेट एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स की कौन सी कैटेगरी? स्पेसिफिक गुड्स। और अच्छे से समझना है, एक एग्जांपल और देता हूं। इस बार देव क्या है? ग्रेन मर्चेंट है। ग्रेन मर्चेंट मतलब जो धान वगैरह, गेहूं वगैरह ये सब बेचता है, ठीक है। देव के गोदाम में 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, 1000 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है देव के गोदाम में, ठीक है। तो उसमें से दिया शेट्टी ये 100 बोरी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अलग से छांट के लिए कि इन 100 बोरियों के लिए मैं मेरे को खरीदना और ये पकड़ो पेमेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्पेसिफाई कर दिया ना कि ये वाले गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इन वाले स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। So this is the contract for a specific goods which are identified and agreed by the parties at the time of contract of sale are specific goods। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अनअसर्टेन गुड्स। पढ़ वही देव। Goods which are defined only by description or sample and not specifically identified. Goods which are defined only by description or sample and are not specifically identified। देखो क्या हुआ इस बार, देव इज अ ग्रेन मर्चेंट, ठीक है, धान बेचता है ये। तो अब इसके गोदाम में 1000 बोरी गेहूं एक पर्टिकुलर वेराइटी की रखी हुई है। 1000 बोरी गेहूं, एक के ऊपर एक पर्टिकुलर वेराइटी की गेहूं की बोरियां रखी हुई हैं। देव के पास में पुलकित आया। पुलकित ने बोला, देव भैया मेरे को है ना गेहूं खरीदना है आपसे। तो देव ने क्या किया, या तो सैंपल दिखा दिया उसको कि देख मेरे पास में गेहूं का ये वाला सैंपल है, पुलकित को सैंपल पसंद आ गया। या फिर देव ने डिस्क्राइब कर दिया कि देख ये इतना लंबा गेहूं का दाना है, ये इस क्वालिटी का गेहूं, लाल गेहूं है, काला गेहूं, जैसा था जो था वो डिस्क्राइब कर दिया। तो पुलकित ने कहा ठीक है मुझे पसंद आ गया। या फिर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों दे दिया, कैसे भी। पुलकित ने कहा डन, मेरे को है ना 100 बोरी गेहूं आप पहुंचा देना, या चलो मैं आपसे 100 बोरी गेहूं खरीदता हूं। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इस 1000 में से कौन सी 100 बोरी गेहूं ये डिसाइड ना हुआ था, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए है कॉन्ट्रैक्ट? सर है तो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए, लेकिन अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स हमने अभी तक असर्टेन नहीं किया है। अनअसर्टेन्ड गुड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इन 100 बोरियों के लिए बन रहा है ना, ऐसे नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? अब वो जब देव को शाम को भेजना होएगा तब वो उन गुड्स को अपने गोदाम में से निकालेगा, छांट के अलग करेगा डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि हाँ सारा माल वैसा ही है, छांट के अलग करेगा। तो फिर वो अनअसर्टेन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट जो बना है उसके लिए गुड्स को असर्टेन कर लेगा, तब ये बन जाएंगे असर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स जो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं किए गए हैं, यदि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अलग कर लिए जाते हैं तो वो कैसे गुड्स हो जाते हैं? वो हो जाते हैं स्पेसिफिक गुड्स। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गेहूं कैसे बेचा गया है? सैंपल दिखा के या डिस्क्रिप्शन दे के, या बोथ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन से। तो पुलकित को वैसे ही सैंपल या डिस्क्रिप्शन से ही समझ में आ गया, तो उसने
ऑर्डर तो बना दिया कि चल मैं तेरे से 100 बोरी गेहूं खरीदता हूं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इनमें से 1000 बोरी में से कौन से स्पेसिफिक 100 बोरी ये नहीं हमने सेलेक्ट किए। तो सर ये कैसे एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि सर अनअसर्टेन्ड स्पेसिफिक गुड, अनअसर्टेन्ड एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए बन रहा है, यानी अभी तक हमने असर्टेन नहीं किए। और उसके बाद में जब जब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में बिगर लॉट में से जब वो देव छांट लेगा कि ये 100 बोरी पुलकित को भेज दो, तो अनअसर्टेन गुड्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें फिर गुड्स असर्टेन हो गए। ठीक है, तो अनअसर्टेन और असर्टेन गुड्स का रोल कब आता है कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में गुड्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जब गुड्स नहीं डिसाइड किए तो अनअसर्टेन गुड्स, और तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अनअसर्टेन गुड्स के लिए बना है उसको पूरा करने के लिए जब गुड्स को असर्टेन कर लिया कि ये वाले हम भेजेंगे, तो फिर वो असर्टेन गुड्स हो जाते हैं। पढ़ो भाई असर्टेन गुड्स क्या होता है, पढ़। Certain goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement after the formation of the contract are called ascertained goods. कीवर्ड क्या है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उन गुड्स को असर्टेन कर लिया जाता है, छांट लिया जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और असर्टेन कर लिया जाता है अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि हाँ ये वाली 100 बोरी गेहूं भेजना है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन दोज गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये है कि है ना लॉ में एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स में एक तो स्पेसिफिक गुड्स समझाया गया है। रिया क्या हुआ बोल। सर सर्टेन गुड्स थोड़ा नहीं समझा। देख कॉन्ट्रैक्ट या तो एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए बन रहा है ना, तो या तो वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए बनेगा या फिर वो अनअसर्टेन गुड्स के लिए बनेगा। क्या ये दो बात समझ में आ गई? या तो वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए बनेगा या फिर वो अनअसर्टेन गुड्स के लिए बनेगा। जब अनअसर्टेन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में देव वो 50-100 बोरी छांट रहा है बिगर लॉट में से, या वो फाइनलाइज कर रहा है कि ये वाली बोरी भेजो, तो हमने फिर उस अनअसर्टेन गुड्स के हिसाब से गुड्स को असर्टेन कर लिया या नहीं कर लिया कि ये तो वाले मतलब जो गुड्स के लिए उसने डिस्क्रिप्शन दिया था हाँ और वो कंज्यूमर ने उस गुड्स के लिए हाँ बोला, वो ही गुड्स वो सप्लाई कर रहा है, तो वो असर बिगर लॉट में से शाम को निकाल रहा है पुलकित को इतने भेजो, रिया को ये वाली इतनी बोरी भेजो, शाम को पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है ना, उस बिगर लॉट में से कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय नहीं डिसाइड किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में अनअसर्टेन गुड्स में से असर्टेन कर ले रहा है कि ये भेजना है। ठीक है, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो असर्टेन गुड्स का नंबर हमेशा अनअसर्टेन के बाद में ही आएगा, ये बात समझना एवरीवन। रिया समझ में आया? रिया और दिया ठीक है, चलिए। So goods which are ascertained and identified in accordance with the agreement after the formation of the contract. तो formation of the contract तो unascertained goods के लिए होगा, फिर उस प्रोसेस में goods ascertain हो जाएंगे। ठीक है, उनको हम ascertained goods बोलेंगे। After the formation of the contract are called ascertained goods। ठीक है भाई, रिया और कोई डाउट नहीं तो हाथ नीचे कर ले। ठीक है, so major 3 categories: existing goods, future goods, contingent goods। existing goods में specific goods, unascertain goods and ascertain goods। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। यानी डिलीवरी का मतलब क्या होता है, गुड्स डिलीवर करने पड़ते हैं ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसा थोड़ी है कि बस कॉन्ट्रैक्ट बना के बैठ जाओगे, माल डिलीवर भी तो होता है। तो डिलीवरी, उसके टाइप्स ऑफ डिलीवरी, फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी, चलिए ये पढ़ते हैं। देव पढ़ भाई। Delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. Types: actual delivery. अरे रुक जा, समझाने दे। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन किस चीज का? ऑफ गुड्स का। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दो सिचुएशन देखो,
एक तो रिया है और एक दिया है, दिया जैन है। दूसरी सिचुएशन देखो, एक में देव है और दूसरे में पुलकित है। ठीक है पुलकित जी, कहाँ पर हो? यस सर। सर दर्द तो नहीं हो रहा है आज आपका? नहीं सर। ठीक है तो ध्यान से सुनना। ठीक है, दिया जैन को रिया से कोई चीज लेनी थी, तो इसने दो झापड़ लगा के वो चीज ले ली। ठीक है, क्या यहाँ पर रिया ने वॉलेंटरी अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स किया है? नहीं, यहाँ पर उसने जबरदस्ती ले लिया है, तो ये कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, जब सेलर अपनी इच्छा से बायर को वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स करता है, तो उसे डिलीवरी ऑफ गुड्स बोला जाता है। यानी कि सर अपनी इच्छा से, डिलीवरी मींस वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, आप लोग कई बार कॉलेज जाते हो तो उसमें बोलते हैं वॉलेंटियर्स की जरूरत है। वॉलेंटियर्स क्या होता है? जो अपनी इच्छा से किसी कॉज के लिए काम करने को तैयार हो जाए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ में। सो वॉलेंटियर्स, फिर जिस जिस किसी को काम करने की या एक्टिविटी में पार्ट लेने की इच्छा होती है वो खुद वॉलेंटियर्स बनते हैं। वॉलेंटियर का मतलब अपनी इच्छा से, अपने आप, किसी ने फोर्स नहीं किया है आपको। ठीक है, सो डिलीवरी ऑफ गुड्स मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जबरदस्ती लिया गया नहीं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट लेट अस सी 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डिलीवरी। तो सबसे पहले उसने भले ही नहीं पूछा है, आपको समझाना है डिलीवरी किसे बोलते हैं। पहले वो समझाओगे तभी तो टाइप्स ऑफ डिलीवरी समझाओगे। तो सर डिलीवरी 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। पहले हम इसको करेंगे, दूसरी हम इसको करेंगे और सबसे लास्ट में तीसरी इसको करेंगे। एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या फिर एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी। आइए एक्चुअल डिलीवरी पढ़ गई। Actual delivery where goods are physically handed over by the seller to the buyer or his authorized agent. भाई मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, तो मैंने गुड्स को फिजिकली उठा के आपको दे दिया। मैंने गुड्स को फिजिकली उठा के आपको दे दिया, तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। ठीक है, गुड्स का फिजिकल पोजेशन मैंने आपको दे दिया। वेयर गुड्स आर फिजिकली handed over by the seller to the buyer or buyer's authorized agent, then it is known as actual delivery। इसमें कुछ समझने का है नहीं। आप दुकान में जाते हो, कोई गुड्स खरीदते हो, टॉफी वगैरह खरीदते हो, चॉकलेट खरीदते हो, सेलर उस गुड्स का पोजेशन आपको दे देता है फिजिकली, उन गुड्स की डिलीवरी आपको दे देता है, तो फिर वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई। कुछ समझने लायक बात नहीं है। समझने लायक बात पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी किसको बोलते हैं? आओ Constructive नहीं। सेकंड सिंबॉलिक समझाऊंगा, बोल दिया था। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव थर्ड नंबर पे समझाऊंगा। सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। देव है, अगेन ग्रेन मर्चेंट है। ठीक है, देव के गोदाम में 500 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का। पुलकित आया, अच्छा इस गोदाम के ऊपर ताला लगा हुआ है और ताले की चाबी है जो देव के पास में। पुलकित आया कि साहब मेरे को है ना 500 बोरी गेहूं खरीदना है आपसे। ठीक है, देव ने कहा देखो ये सैंपल है, ये डिस्क्रिप्शन है। पुलकित को समझ में आ गया, दोनों ने फाइनल कर दिया। ठीक है, देव ने कहा ये मेरे गोदाम की चाबी है, ये मेरे गोदाम की चाबी है, ये मैं आपको दे रहा हूं, जाके मेरे गोदाम से माल उठा लेना। यानी कि यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि देव ने पुलकित को गुड्स डिलीवर, वो चाबी दी ना, यानी उन गुड्स का कंट्रोल उन्होंने पुलकित को दे दिया। यानी कि उन्होंने एक ऐसा सिंबल दिया जिससे कि उन गुड्स के पोजेशन पे कंट्रोल किसका हो गया? पुलकित का हो गया। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी मानी जाएगी, सिंबल के थ्रू डिलीवरी हो चुकी है। कि चाबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब जिस गोदाम में वो गेहूं रखा हुआ था उसके ताले की चाबी मैं आपको दे रहा हूं,
तो फिजिकली 500 बोरी उठा के नहीं दी मैंने, पर उस सिंबल को मैंने आपको दे दिया जिससे उन गुड्स पे कंट्रोल आपका हो गया। तो मैं ये कैसी डिलीवरी कहलाएगी? सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या ये बात समझ में आई? झील बोल क्या हुआ? सर अगर बाय एनी चांस उसने चाबी दी और उसने एक्स्ट्रा माल ले लिया तो फिर? एक्स्ट्रा माल ले लिया तो वो चोरी कहलाएगी। ठीक है मेरे, सर पर ऐसे ही तो चाबी मैंने तो ज्यादा या कम बोला ही नहीं, मैंने तो 500 बोरी पड़ी थी और 500 बोरी का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। तू डेविएट क्यों हो रही है? एक्स्ट्रा बोरी, नहीं, कम पर बोरी। ऐसे चाबी तो कोई देता नहीं है, लाइक तेरे सिंबॉलिक। तेरे को किसने बोला चाबी नहीं देता है? ये यहाँ पर है ना, तेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिना ये देखे, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बिना ये देखे कि ऐसा भी हो रहा है, समझना, अपने आप ही एग्जाम्पल आ गया क्या? तूने नहीं देखा हो इसका मतलब दुनिया में तो नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है झील, और एग्जाम्पल बताता हूँ तेरे को सिंबॉलिक डिलीवरी का, अभी तेरे को तू कहेगी हाँ सर होती है। देखो, झील रहती है मुंबई में और झील की एक फ्रेंड है, वो झील की फ्रेंड जो है वो रहती है मध्य प्रदेश में, इंदौर में रहती है मान लो। ठीक है, तो झील को और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि ये है ना, झील को कुछ 100 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग सप्लाई करेगी और ये फ्रेंड उसका पेमेंट करेगी। ठीक है,